हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं द वेस्टियन यूट्यूब चैनल। यह इंडियन पॉलिटी का पहला लेक्चर है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सकें। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम किन बिंदुओं पर बात करेंगे तो सबसे पहले देख लेते हैं। तो हमारे मुख्य बिंदु रहेंगे, सबसे पहला और मुख्य बिंदु है ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन। ठीक है, यहीं से भारतीय संविधान का विकास प्रारंभ होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सभी डिस्कस करेंगे। और इसके बाद आएगा 1726 ईस्वी का राजलेख, और इसके बाद रहेगा रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके क्वेश्चन जितने भी बन सकते हैं सभी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट रहेगा एक्ट ऑफ सेटलमेंट, इसके बाद नेक्स्ट रहेगा पिट्स इंडिया एक्ट, और लास्ट में रहेगा चार्टर एक्ट 1793। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखें, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो इस क्लास का पहला प्रश्न लेते हैं कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ। आगमन कब हुआ, तो इसका उत्तर होगा 31 दिसंबर 1600। ठीक है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुआ, लेकिन जो इसका गठन था वो पहले ही हो चुका था। अब अगर यहाँ आगमन की बात की जा रही है तो आगमन 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस राजलेख द्वारा की गई। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो यह था 1600 ईस्वी का राजलेख, जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। एक यहाँ पर प्रश्न बनता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना क्यों की गई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना मुख्यतः व्यापार के उद्देश्य से की गई। ठीक है, और अगला प्रश्न यहाँ पर यह बनता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसने की। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसने की। तो ये ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, इनके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा रहेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने वर्षों तक व्यापार करने का अधिकार दिया गया। तो इस प्रश्न का सही है उत्तर है 15 वर्षों तक। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों तक के व्यापार के अधिकार के साथ भेजा गया था। ठीक है, तो अगला प्रश्न यहाँ पर आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का अध्यक्ष कौन था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का अध्यक्ष कौन था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का अध्यक्ष लॉर्ड मेयर था। ठीक है, लॉर्ड मेयर को ही ईस्ट इंडिया कंपनी का अध्यक्ष बनाया गया था। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि सर्वप्रथम अंग्रेजों ने अपनी सत्ता कहाँ स्थापित की। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के बाद अंग्रेज जो आए तो इन्होंने सबसे पहले अपनी सत्ता कहाँ स्थापित की। तो इसका उत्तर होगा बंगाल में। ठीक है, बंगाल। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न सभी इंपॉर्टेंट हैं, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न यहाँ पर बनता है कि सर्वप्रथम अंग्रेजों ने किस प्रेसिडेंसी में राजनीतिक हस्तक्षेप किया। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा बंगाल। ठीक है, सर्वप्रथम अंग्रेजों ने बंगाल प्रेसिडेंसी में राजनीतिक हस्तक्षेप किया। पहले तो ये लोग व्यापार कर रहे थे, लेकिन इसके बाद में ये लोग राजनीतिक हस्तक्षेप भी करने लगे। तो ये सबसे पहला बंगाल में किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न रहेगा कि सर्वप्रथम अंग्रेजों ने किस प्रेसिडेंसी में कानून बनाने का शुभारंभ किया। इससे पहले ये लोग कानून नहीं बनाते थे। ठीक है, तो कानून बनाने का शुभारंभ बंगाल प्रेसिडेंसी से हुआ है इनका। ठीक है, अब अगला यहाँ पर प्रश्न ये बनता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर किसे बनाया गया। बंगाल का प्रथम गवर्नर किसे बनाया गया। तो रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न यहाँ पर है कि गवर्नर की नियुक्ति किसके द्वारा की गई। जो रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर बनाए गए उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की गई। तो इसकी नियुक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा की गई। आप लोग याद रखेंगे इसे, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा गवर्नर की नियुक्ति की गई। पहले गवर्नर कौन थे। तो रॉबर्ट क्लाइव थे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न ये है कि कलकत्ता, मुंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी के राज्यपाल को विधि या कानून बनाने की शक्ति किस राजलेख द्वारा प्रदान की गई। तो ये राजलेख था 1726 ईस्वी का राजलेख। ठीक है, 1726 ईस्वी के राजलेख द्वारा कलकत्ता, मुंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी के जो राज्यपाल थे उन्हें कानून बनाने की शक्ति प्रदान कर दी गई थी।
ठीक है। अब यहाँ से ये बात उठती है कि इससे पहले कानून बनाने की शक्ति कहाँ थी? तो इससे पहले कानून बनाने की शक्ति निदेशक मंडल में निहित थी। निदेशक मंडल कहाँ था? तो ये ब्रिटेन में था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री की गुप्त समिति की सिफारिश पर रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया? तो इसका उत्तर होगा लॉर्ड नाथ। ठीक है, लॉर्ड नाथ की, जो लॉर्ड नाथ थे, ये ब्रिटिश गुप्त समिति की, ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नाथ की गुप्त समिति की सिफारिश पर रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। अब यहाँ पर ये बात आती है कि भारत में रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1773 ईस्वी में। ठीक है, भारत में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में आया। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न ये है कि किस एक्ट के तहत तीनों प्रेसिडेंसियों बंगाल, मुंबई व मद्रास का गवर्नर बना दिया गया? सबसे पहले तो ये बंगाल का था, ठीक है, इसके बाद बंगाल, मुंबई व मद्रास तीनों का गवर्नर किस एक्ट के तहत बनाया गया? तो ये उसका उत्तर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत तीनों प्रेसिडेंसियां जो बंगाल, मुंबई व मद्रास थी, इनका गवर्नर बना दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा रहेगा कि किस एक्ट के तहत कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? इससे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसके पास, मतलब इसी के पास व्यापार करने का अधिकार था और कोई यहाँ पर व्यापार नहीं कर सकता था। तो ये 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट आया, तो इसने कंपनी का, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसका जो व्यापार करने का एक अधिकार था, इसे समाप्त कर दिया। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर और है। प्रश्न ये है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे। अब यहाँ पर एक प्रश्न और बनता है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी वॉरेन हेस्टिंग्स ही थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न रहेगा कि कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस वर्ष हुआ? कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस वर्ष हुआ? तो ये 1774 ईस्वी में हुआ। अब यहाँ पर बात आती है कि कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस एक्ट के तहत हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर एक प्रश्न ये बनता है कि कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा चार न्यायाधीश थे। ठीक है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे जिनका नाम था सर एलिजा इम्फे। सर एलिजा इम्फे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जो मुख्य न्यायाधीश थे कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय के, ये थे सर एलिजा इम्फे। और जो अन्य तीन न्यायाधीश थे, इनमें थे सबसे पहले चैम्बर्स, दूसरे लेमेस्टर और तीसरे हाइड। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न ये रहेगा कि गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, जो गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे, इनकी जो कार्यकारिणी परिषद थी, इसमें कुल कितने सदस्य थे? तो इसमें थे 4 सदस्य। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स की कार्यकारिणी परिषद में कुल 4 सदस्य थे। अब सदस्य का नाम जान लेते हैं। तो सदस्य पहले थे फिलिप फ्रांसिस, और दूसरे थे क्लेवरिंग, और तीसरे मानसन, और चौथे वर्वेल थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न यह है कि भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इसका उत्तर होगा वॉरेन हेस्टिंग्स। इन्हें न्यायिक सेवा का जन्मदाता इसलिए माना जाता है क्योंकि इनके ही कार्यकाल में कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भी की गई। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न है नीचे कि कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसने करवाई? तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने। इसीलिए इन्हें भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता भी माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न ये रहेगा कि भारत में कलेक्टर की नियुक्ति किस गवर्नर जनरल के द्वारा की गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स जो गवर्नर जनरल थे, इन्हीं के कार्यकाल में पहले कलेक्टर की नियुक्ति की गई थी। अगला प्रश्न यहाँ पर आता है कि 1771 ईस्वी में राजस्व बोर्ड की स्थापना किस गवर्नर जनरल के द्वारा की गई? जो राजस्व बोर्ड था, इसकी स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में की गई। ठीक है, 1771 में। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न अगला ये रहेगा कि भारत का एकमात्र गवर्नर जनरल जिस पर महाभियोग चलाया गया, महाभियोग के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये पद से हटाने के लिए चलाया जाता है। तो भारत के किस एकमात्र गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया? तो ये रहेगा इसका आंसर वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है जो इम्पोर्टेंट है कि गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग किसके द्वारा चलाया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा एडमिन वर्क। अब एडमिन वर्क कौन थे? तो ये ब्रिटिश संसद की प्रवर समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, आप लोग इन्हें नोट भी कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट जरूर ले लें और वीडियो को अंत तक देखते रहें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम द्वारा भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि पिट्स इंडिया एक्ट भारत कब आया? तो पिट्स इंडिया एक्ट भारत 1784 में आया। ठीक है, 1784 में। अब यहाँ पर अगला प्रश्न ये है कि रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए कौन सा एक्ट आया? रेगुलेटिंग एक्ट की जो कमियां थीं उन्हें दूर करने के लिए कौन सा एक्ट आया? तो ये था एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। यहाँ पर एक क्वेश्चन भी बनता है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब आया? तो आप इसका उत्तर हो जाएगा 1781 में। ठीक है, याद रखना है आप लोगों को। तो जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट था इसके दो अन्य नाम भी थे, वो भी आपको याद रखने हैं। पहला नाम था कि संशोधनात्मक अधिनियम। ठीक है, पहला नाम था संशोधनात्मक अधिनियम और दूसरा था बंगाल जुडिकेचर एक्ट 1781। बंगाल जुडिकेचर एक्ट 1781, दोनों नाम आपको याद रखने हैं। कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लिया जाएगा, क्वेश्चन बनेगा कि इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट का अन्य नाम क्या था? तो ऑप्शन में दिया रहेगा बंगाल जुडिकेचर एक्ट 1781 या फिर संशोधनात्मक अधिनियम। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिए इसे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न ये रहेगा कि कलकत्ता सरकार को बंगाल बिहार, हाँ तो प्रश्न रहेगा कि कलकत्ता सरकार को बंगाल, बिहार व उड़ीसा के लिए भी कानून बनाने का प्राधिकार किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कलकत्ता सरकार को बंगाल, बिहार व उड़ीसा के लिए भी कानून बनाने का प्राधिकार किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया? सबसे पहले तो केवल कलकत्ता में ही था। ठीक है, इसके बाद इन तीनों के लिए भी कानून बनाने का प्राधिकार एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के तहत दे दिया गया था। ठीक है, आपको याद रखना है ये क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न ये रहेगा कि किसके सुझाव पर एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 लाया गया? किसके सुझाव पर एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 लाया गया? ये आपको बता चुके हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था। तो ये एडमिन वर्क के सुझाव पर लाया गया और ये कौन थे? ये ब्रिटिश संसद की प्रवर समिति के अध्यक्ष थे। आपको पहले भी बता चुके हैं कि इन्हीं के द्वारा गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग भी चलाया गया था। जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट था इसके प्रावधान क्या थे? बहुत जरूरी है जानना। तो इसके प्रावधान, पहला प्रावधान ये था कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार से मुक्त करना। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुन लें कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार से मुक्त करना। दूसरा प्रावधान था कि सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय धार्मिक व सामाजिक रीति रिवाजों को ध्यान में रखकर आदेश देने का प्रावधान किया गया। ठीक है, जो भारतीय रीति रिवाज थे इनको ध्यान में रखकर सर्वोच्च न्यायालय को आदेश देने का प्रावधान किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन, आप लोग याद रखें और नोट भी करते चलें। तो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न ये रहेगा कि कलकत्ता सरकार को बंगाल, बिहार व उड़ीसा के लिए भी कानून बनाने का प्राधिकार किस एक्ट द्वारा प्रदान किया गया? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो इसका आंसर एक्ट ऑफ सेटलमेंट ही रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि पिट्स इंडिया एक्ट भारत कब आया? पिट्स इंडिया एक्ट भारत कब आया? तो ये 1784 में आया, पहले ही बताया जा चुका है। तो इसके प्रावधान क्या थे ये जान लेते हैं। प्रावधान पहला था कि व्यापार करने का जो अधिकार था वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया। ठीक है, व्यापार करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया। और दूसरा था राजनीतिक कार्य जैसे सैनिक राजस्व के नियंत्रण के लिए
सदस्यीय मंत्रिमंडल की स्थापना इंग्लैंड में कर दी गई। ठीक है। दूसरा प्रावधान महत्वपूर्ण है कि राजनीतिक कार्य जैसे सैनिक व राजस्व के नियंत्रण जो था उसके लिए सदस्यीय मंत्रिमंडल की स्थापना इंग्लैंड में की गई। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न रहेगा कि कंपनी द्वारा अधिग्रहित भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश का पहला वैधानिक दस्तावेज कौन सा था। ठीक है। वैधानिक दस्तावेज, कंपनी द्वारा अधिग्रहित भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश का पहला वैधानिक दस्तावेज कौन सा था। मतलब अंग्रेजों द्वारा जो कब्जा किया गया राज्यों पर उसके लिए वैधानिक दस्तावेज क्या था, तो ये था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। आपको याद रखना है। और इससे एक क्वेश्चन और बनता है कि पिट्स इंडिया एक्ट का शीर्षक क्या था। शीर्षक क्या था, तो शीर्षक था ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र। ठीक है। आपको याद रखना है, कभी कभी पूछ ले जाता है कि पिट्स इंडिया एक्ट का शीर्षक क्या था, तो ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न रहेगा कि किस अधिनियम के तहत कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया। अलग कर दिया गया, पृथक कर दिया गया। किस अधिनियम के तहत कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से अलग या पृथक कर दिया गया, तो यह था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि यही कि व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को किस एक्ट के तहत एक दूसरे को अलग कर दिया गया, तो आंसर रहेगा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, कंपनी पर पहली बार ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण किस एक्ट के तहत और कब हुआ, तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत हुआ, 1784 में। ठीक है। याद रखना है आप लोगों की, कंपनी पर पहली बार ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत 1784 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न रहेगा किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में परिषद के निर्णय को निरस्त करके अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार दिया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका उत्तर होगा 1786 के अधिनियम द्वारा। ठीक है। एक अधिनियम आया 1786 में, इसके तहत गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में परिषद के निर्णय को निरस्त करके अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार दे दिया गया। तो 1786 का जो अधिनियम था इसका प्रावधान क्या था, तो इसका पहला प्रावधान ये था कि गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां प्रदान कर दी गई। मतलब जो भी सेना थी उसका प्रधान सेनापति गवर्नर जनरल को बना दिया गया। ठीक है। एक ही प्रावधान था इसका। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि इस अधिकार को प्राप्त करने वाले प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। जो सेनापति की शक्तियां प्रदान की गई, इस अधिकार को प्राप्त करने वाले प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है। इस अधिकार को प्राप्त करने वाले लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि नियंत्रण मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था किस एक्ट के द्वारा की गई। ठीक है। जो नियंत्रक मंडल ब्रिटिश में था, इनके सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था किस एक्ट के द्वारा की गई, तो इसका उत्तर होगा 1793 के राजलेख द्वारा। ठीक है। जो राजलेख 1793 में आया, इसके तहत जो ब्रिटिश में नियंत्रक मंडल था, इसके सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था की गई। इससे पहले जो वेतन मिलता था वह ब्रिटिश गवर्नमेंट देती थी, लेकिन इस एक्ट के आने के बाद ये व्यवस्था बदल दी गई और भारतीय राजस्व से वेतन देने लगे। तो इसका जो एक पॉइंट और यहाँ पर बनता है कि कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए किस एक्ट के तहत बढ़ाया गया, तो इसका आंसर होगा 1793 ईस्वी के राजलेख द्वारा। ठीक है। ये आपको याद रखना है। आज की क्लास में बस इतना ही बात करेंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमसे संपर्क करें। संपर्क करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं या फिर फेसबुक पेज के माध्यम से मैसेज कर सकते हैं। जिससे भी आपको अच्छा लगे आप उससे हमें मैसेज करें, कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो, क्योंकि डाउट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।